हेलो गाइस, चलो शुरू करते हैं क्लास 10th की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो पहले इस चैप्टर के नेम का मीनिंग समझ लेते हैं। इस चैप्टर के नेम का मीनिंग क्या है, क्योंकि अगर हम चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर के नेम का मीनिंग हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, नहीं तो हम चैप्टर कैसे पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नेम का मीनिंग क्या कहते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हिंदी में इसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि मीनिंग बोले तो ये होगा, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया रिप्रोड्यूस। री का मतलब आपको पता क्या होता है? री का मतलब होता है दोबारा, किस चीज़ का दोबारा। हमने बहुत बार री कई शब्दों के आगे सुना हुआ, जैसे कि रिटर्न, रिपीट। तो री का मतलब होता है दोबारा। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, यानी कि दोबारा पैदा करना, अपने जैसा दोबारा पैदा करना, उसको बोलते हैं रिप्रोड्यूस। और इसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोड्यूस करने की प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस फर्दर ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ऑन टाइप। एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स आगे प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। यहाँ पर ऑफ देयर ऑन टाइप ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आप ऑफ देयर ऑन काइंड भी लिख सकते हैं, ऑफ देयर सेम स्पीशीज भी लिख सकते हैं, यानी कि इन तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग। रिप्रोडक्शन ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। विदाउट रिप्रोडक्शन वी कैन लिव ऑन दिस प्लैनेट। हम रिप्रोडक्शन के बिना इस प्लैनेट पर रह सकते हैं। अब देखो, हमने चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस में डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था, जैसे कि डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। ये लाइफ प्रोसेसेस ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में अगर नहीं होंगी तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है, लेकिन ये ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। अब देखो, कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता तो ऐसा नहीं है कि वो मर नहीं जाएगा, वो ज़िंदा रहेगा, ज़रूर रहेगा ज़िंदा। यानी कि रिप्रोडक्शन ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो फिर ये ज़रूरी क्यों है? वाई रिप्रोडक्शन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। अगर मान लो ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, मान लो वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं ह्यूमन बींग्स, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पूरी दुनिया में से ह्यूमन बींग्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो जाएंगे। यानी कि इस पूरी दुनिया में से ह्यूमन बींग्स ख़त्म हो जाएंगे अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुई तो स्पीशीज़ की आगे कंटिन्यूटी नहीं होगी, आगे स्पीशीज़ पैदा नहीं होंगी, जिसकी वजह से वो स्पीशीज़ पर्टिकुलर स्पीशीज़ वो ख़त्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ के लिए। अब वेरिएशंस क्या होते हैं? अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बोले तो वेरिएशंस चेंजेस होते हैं। वेरिएशंस क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? अब देखो, मेरे और आप में चेंजेस हैं, जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं उनमें चेंजेस हैं, पूरी दुनिया में हर एक इंसान में कोई ना कोई चेंजेस है। अब मेरे और मेरे पिता में चेंजेस हैं, आपके और आपके मम्मा और पापा में चेंजेस हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? कोई भी वर्ल्ड में सेम नहीं दिखता। वो जुड़वा वाला केस अलग है, लेकिन हैबिट्स कभी भी किसी की दो मिल ही नहीं सकती। चाहे कभी कभी शक्ल थोड़ी बहुत मिलती भी हो, लेकिन हैबिट्स नहीं मिल सकती। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? ये एवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एवोल्यूशन यानी कि किसी स्पीशीज़ में चेंजेस आते रहना, वेरिएशंस आते रहना, और उस स्पीशीज़ का किसी और स्पीशीज़ में चेंज हो जाना। इस प्रोसेस के लिए मिलियन बिलियन ईयर्स लग जाते हैं। जैसे कि मंकी से ह्यूमन बींग बना है, बंदर से हम बने हैं इंसान, लेकिन इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कई करोड़ों साल लग गए। अब देखो, बंदर में थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहे, थोड़े थोड़े वेरिएशंस आते रहे, देन वो एक टाइम ऐसा आया कि वो बंदर पूरा का पूरा ह्यूमन बींग बन गया। पहले बंदर फिर पहले शुरू से आदिवासी बना, देन आदिवासी ने डेवलपमेंट वेरिएशंस आते रहे, देन वो ह्यूमन बींग बन गया पूरी तरह से। तो वेरिएशंस एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होते हैं।
दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ इन डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन। अब देखो इन्वायरमेंट कंडीशंस भी चेंज होती रहती हैं, कभी सीजन्स अलग आ जाते हैं, कभी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। आज से 100 साल पहले ज़्यादा ठंडा वातावरण था हमारे आसपास, और अब थोड़ा सा गर्म है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और आज से 100-200 साल और ज़्यादा गर्म होगा वातावरण। तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे अगर हमारे अंदर वेरिएशंस ना हो। वेरिएशंस हमें एक एबिलिटी देते हैं किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करने की। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो गर्मी को रेजिस्ट करने की एबिलिटी देते हैं, ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो सर्दी को रेजिस्ट करने की एबिलिटी देते हैं हमें। अब देखो कोई पॉन्ड है, पॉन्ड में मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिए एकदम से, तो ज़्यादातर बैक्टीरिया उसमें मर जाएंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया बचे रहेंगे। क्यों बचे रहेंगे? क्योंकि उनमें वेरिएशंस होंगी जिसकी वजह से वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट नहीं होगी। यानी कि जितनी बैक्टीरिया बच गए हैं वो आगे पैदा और कर लेंगे अपने जैसे, जिसकी वजह से स्पीशीज़ कंटिन्यू होती रहेगी, एक्सटिंक्ट नहीं होगी। तो वेरिएशंस इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी देखो रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होती हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि एक पेरेंट है, उससे ही आगे और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, चाहे वो एक करे चाहे वो 2 करे, वो उस पर निर्भर है। तो सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, यानी कि एक मेल और एक फीमेल, दोनों के गैमीट्स यानी कि स्पर्म और एग मिलकर स्पर्म और एग मिलकर जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। और वो जाइगोट देन डिवाइड होता रहता है, देन एम्ब्रियो बनाता है, देन फर्टस बनाता है, देन पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, बेबी बन जाता है। यानी कि 2 पेरेंट इन्वॉल्व हुए हैं, एक मेल और एक फीमेल। वेरिएशंस आर नॉट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हुआ है। अब एक पेरेंट से आगे अब एक पेरेंट है, वो आगे अपने ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा, अपने बच्चों को जन्म देगा। तो उनके जो बच्चे होंगे उस पेरेंट के, वो उसके जैसे ही दिखेंगे ऑलमोस्ट। अगर वेरिएशंस होंगे भी तो बहुत कम होंगे, जो हमें वैसे दिखेंगे भी नहीं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और इसमें वेरिएशंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 2 पेरेंट इन्वॉल्व हुए हैं, एक मेल और एक फीमेल। अब आपको ही देख लो, आपके अंदर अपने मम्मा के और अपने पापा के दोनों के करैक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों के जीन्स आए हैं, दोनों की डीएनए कॉपी आई है, जिसकी वजह से आप दोनों जैसे दिखते हो। अगर मान लो आपकी आइज़ का कलर ब्लू है, मान लो फिर आपकी मम्मा की आइज़ का कलर ब्लू और आपके भी ब्लू है आइज़, दैट मीन्स आपकी आइज़ के करैक्टरिस्टिक्स अपने मम्मा जैसी है। मान लो आपका नोज़ थिन है या लंबा है और आपके पापा का भी लंबा है, यानी कि वो वाली करैक्टरिस्टिक्स आपके अपने पापा की है। तो यानी कि दोनों के करैक्टरिस्टिक्स आ गए, यानी कि वेरिएशंस कॉम्बिनेशन बन गया। मेल और फीमेल दोनों ने एक कॉम्बिनेशन बनाया जो जाइगोट है, और वो देन ऑर्गेनिज्म बना, वो एक कॉम्बिनेशन है दोनों का। दैट मीन्स वेरिएशंस ऑटोमेटिकली हुए। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि अमीबा, हाइड्रा वगैरह हो गए, जिनकी बॉडी सिंपल्स या कॉम्प्लेक्स नहीं है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी कि हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की सबसे बेहतर एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। ये एग्जांपल ज़रूर लिखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल अमीबा, हाइड्रा आ गई, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने 2 बताई हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप ह्यूमन बींग्स के अलावा एनिमल्स लिख सकते हो, बर्ड्स लिख सकते हो, और भी बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स लिख सकते हो। नाउ लेट वी सी द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं, कौन कौन सी? तो ये मेनली 6 टाइप्स की होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट आ जाती है फिजन, सेकंड आ जाती है बडिंग, थर्ड आ जाती है फ्रैगमेंटेशन, फोर्थ आ जाती है रीजनरेशन, फिफ्थ आ जाती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सिक्स्थ आ जाती है स्पोर फॉर्मेशन। इनके बारे में विस्तार में अगर आपको पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़िएगा। मैं ये वीडियो अभी ही ख़त्म कर रहा हूँ, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो प्लीज़, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
Thanks for watching the video.